नेक्स्ट लेक्चर इज लेक्चर नंबर 19। इसमें तुम पढ़ोगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। हेडिंग लगाओगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ आर एंड रॉ। इसमें लिखोगे द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस की रेजिस्टेंस में जो चेंज हो रहा है जिसे मैं डेल्टा आर से दिखा सकता हूं। The change in resistance of a substance in bracket delta R is directly proportional to its resistance at 0 degree centigrade. Directly proportional to its resistance at 0 degree centigrade ब्रैकेट में R0। इसको हम रेफरेंस वैल्यू की तरह ट्रीट करेंगे। रेफरेंस वैल्यू। तो अगर ये रेफरेंस वैल्यू ज़्यादा है किसी सब्सटेंस के लिए तो उसके रेजिस्टेंस में चेंज भी ज़्यादा होगा, और कम है तो उसके रेजिस्टेंस में चेंज भी कम होगा। एंड चेंज इन टेम्परेचर, एक तो R0 के प्रोपोर्शनल है, एक डेल्टा टी। एंड चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर के पास ब्रैकेट में लिखोगे डेल्टा टी। मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे दैट इज डेल्टा प्रोपोर्शनल R0 टाइम्स डेल्टा टी। अगली स्टेप में जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे एक कांस्टेंट लगेगा डेल्टा आर इक्वल टू कांस्टेंट है अल्फा टाइम्स R0 डेल्टा टी। इसको डिफाइन करेंगे अभी थोड़ी देर में। पर जहां पर भी तुम्हें प्रोपोर्शनल और अल्फा दोनों साइन बनाने पड़े, 11 में ऐसा करना पड़ा था जब तुमने डिराइव किया था LT इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। लीनियर एक्सपांशन, सुपरफिशियल एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन। तो यहाँ जैसे अल्फा बनाना पड़ रहा है तुम्हें लीनियर एक्सपांशन में बनाना पड़ा था। तो जब प्रोपोर्शनल भी आ रहा है और अल्फा भी आ रहा है तो दोनों सिंबल में थोड़ा अंतर होगा। क्या अंतर होगा? प्रोपोर्शनल ने कम खाना खाया होता है, अल्फा ने ज़्यादा खाना खाया होता है, अल्फा का पेट मोटा होता है। ऐसे हम डिफ्रेंशिएट करें। अल्फा जब बनाएंगे तो अल्फा यहाँ पर साइज में थोड़ा बड़ा होगा। अगली स्टेप में डेल्टा को मैंने ब्रेक करके लिखा रेजिस्टेंस एट t डिग्री माइनस रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री इक्वल टू अल्फा टाइम्स R0 डेल्टा टी। नेक्स्ट स्टेप में फैमिलियर फॉर्मेट में तुम्हें फॉर्मूला मिल जाएगा, R0 उस साइड जाएगा, R0 कॉमन लेंगे तो ये वो फॉर्मेट है जिसमें तुम्हें याद रखना है फॉर्मूले को। RT इक्वल टू R0 टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कुछ सब्सटेंसेस का रेजिस्टेंस बढ़ सकता है अगर उनके लिए अल्फा पॉजिटिव हो, घट जाएगा अगर अल्फा नेगेटिव हो। तो पहले अल्फा को डिफाइन करेंगे, अल्फा है क्या, मेंशन करोगे। हियर अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। वास्तव में टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी होता है क्योंकि सिमेट्री है। अगर तुम इसकी डेप्थ में जाओ तो तुम्हें पता है रॉ का फॉर्मूला था m/n e² tau, r का फॉर्मूला
रॉ एल अपॉन ए। तो वास्तव में अगर टेम्परेचर तुम चेंज करते हो तो असर आता है एन पर और टॉप पर, तो उसके कारण रॉ पर असर आता है, और रॉ पर ये जो इफेक्ट आया वो प्रोपेगेट होकर आर में दिखता है। तो वास्तव में रॉ चेंज हो रहा है, इसलिए आर चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ। तो मैं सिमेट्री से इस आर टी वाले एक्सप्रेशन को रॉ के लिए भी लिख सकता हूँ, रॉ टी इक्वल टू रॉ 0 टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डिस्टिंग्विश करने के लिए अल्फा की जगह अल्फा डैश कर देते हैं, नाम बदल देते हैं। वहाँ बोला टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ बोल देते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, पर न्यूमेरिकली बोथ आर सेम, अल्फा डैश इक्वल टू अल्फा, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस गिवन एज, इसके लिए फॉर्मूला यहाँ से इस फॉर्मेट से अगर मैं निकालता हूँ तो अल्फा की वैल्यू मुझे मिलती है डेल्टा आर अपॉन आर 0 डेल्टा टी, अल्फा इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर 0 डेल्टा टी। यहाँ से इस फॉर्मूले से अगर ऐसा यूनिट निकालता हूँ तो डेल्टा आर ओम में नापा जाएगा, आर 0 को ओम में नापा जाएगा, डेल्टा टी डिनोमिनेटर में, डिग्री सेंटीग्रेड उसकी प्रैक्टिकल यूनिट है। पर हम जानते हैं अगर डिफरेंस लेते हैं हम तो केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड सेम होता है, तो ऐसा यूनिट तो बनेगी केल्विन इनवर्स, पर प्रैक्टिकल यूनिट हम यूज़ करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। तो अल्फा को जब भी नापा जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स में एक्सप्रेस किया जाएगा। इसकी डेफिनेशन हमको बनानी है, और डेफिनेशन बनाने के लिए जो लेटेस्ट अभी तरीका तुमने सीखा लास्ट लेक्चर में कि हम कुछ क्वांटिटीज़ को 1 1 करके बाकी को इक्वेट कर देते हैं, वो तरीका हम यहाँ लगाने वाले हैं। इफ अगर ये जो चेंज इन टेम्परेचर है ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, देन अल्फा हो जाएगा डेल्टा अपॉन आर 0, दैट इज डैश इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, तुम लिखोगे द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, the temperature coefficient of resistance for a substance is defined as temperature coefficient of resistance for a substance is defined as the ratio of change in resistance to the resistance at 0 degree centigrade, to the resistance at 0 degree centigrade, comma, for unit rise in temperature, for unit rise in temperature. Full stop. अब ये जो फॉर्मूला है इसके इस्तेमाल में कुछ फाइन डिटेल छुपी हुई है, वो फाइन डिटेल तुम्हें समझनी है क्या है। ये जो अल्फा है कहने को हमने बोला कांस्टेंट है, पर ये टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, बाकी चेंज हो जाती है। तो मान लो हमें वो टेम्परेचर रेंज पता है जिसमें ये कांस्टेंट है, मान लो ये 50 डिग्री से 75 डिग्री के बीच कांस्टेंट है, तो 50 डिग्री पर जो रेजिस्टेंस होगा सब्सटेंस का उसको मैं R0 मान सकता हूँ। अगर मुझे जो अननोन रेजिस्टेंस निकालना है वो 50 से 75 के बीच ही निकालना है, तो इसको हम रेफरेंस वैल्यू मान सकते हैं। तो कंट्रोवर्सी कहाँ आती है, कई क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं, तुम्हें इसमें क्वेश्चन इस तरह के मिलते हैं करने के लिए। तुमसे कहते हैं कि एक सब्सटेंस है उसका रेजिस्टेंस 10 डिग्री पर है 2 ओम, तो बताओ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। उसके लिए तुम्हें अल्फा दे दिया 0.0 या 0.33 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। इस तरह के सवाल को हल करने के लिए या तो तुम इस इक्वेशन को एक बार इस्तेमाल कर सकते हो या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों से आंसर आएगा। अगर तुम इसको एक बार इस्तेमाल करते हो तो तुम क्या करोगे, इनिशियल रेजिस्टेंस जो 2 ओम है उसको रख दोगे R0 की जगह, यहाँ 2 ओम, RT इज अननोन, अल्फा की वैल्यू ये रख दोगे, डेल्टा टी की जगह रख दोगे इन दोनों का डिफरेंस 15 और एक आंसर आ जाता है। ये एक तरीका होगा। दूसरा तरीका
अगर तुम्हें कंफर्म नहीं है कि ये जो 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक अल्फा कांस्टेंट रह रहा है या नहीं रह रहा है, यानी इसको तुम रेफरेंस वैल्यू की तरह ट्रीट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें नहीं मालूम है, क्वेश्चन से कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, तुम्हें इसको 2 बार इस्तेमाल करना होगा। R0 को अननोन मानते हुए पहले RT को रखोगे 2 ओम, R0 को अननोन माना, RT को रखा 2 ओम, अल्फा की वैल्यू रखी, डेल्टा टी रखा 10 डिग्री और उससे क्या निकाल लिया R0। अब ये जो R0 आया इसको अगली इक्वेशन में R0 की जगह रखोगे, RT को अननोन मानोगे, डेल्टा टी को अब की बार रखोगे 25 डिग्री, यानी रेफरेंस किसको मान लोगे 0 डिग्री वाले रेजिस्टेंस। तो ये 2 तरीके हैं। तब जब तुम प्रैक्टिस करोगे इस तरह के सवालों की, एनसीईआरटी में भी है सॉल्व एग्जांपल, वो देखना पीछे एक्सरसाइज में, उसे भी देखना। जब प्रैक्टिस करोगे तब क्लैरिटी आएगी इसमें कि वास्तव में क्या करना पड़ेगा, कब 1 बार लगाना है इक्वेशन को, कब 2 बार लगाना। तो इस पर बाद में और डिस्कस करेंगे, तो पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो ये हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस के लिए फॉर्मूला देखा, जहाँ से पता चल रहा है कि सब कुछ अल्फा की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो हम सीखेंगे डिफरेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके लिए अल्फा जो है किस तरह से चेंज होता है। तो नेक्स्ट आर्टिकल हेडिंग वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस with temperature, variation of resistance with temperature for different substances, variation of resistance with temperature for different substances। तो different substances में सबसे पहले हम कंडक्टर्स की बात करते हैं। फर्स्ट कंडक्टर्स, जितने भी कंडक्टर्स हैं मेटेलिक कंडक्टर्स, सभी के लिए अल्फा होता है पॉजिटिव, अल्फा इज पॉजिटिव, यानी इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगा। पर क्यों? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर चेक करते हैं क्या फ़र्क पड़ रहा है जिससे इनका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, सिंबॉलिक नोटेशन में यूज़ कर रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो उसका इम्पैक्ट जो n है और टॉ, ये 2 फैक्टर हैं जिन पर पढ़ना चाहिए। कंडक्टर्स के लिए, मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए n पर नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, नेग्लिजिबल, नहीं के बराबर, थोड़ा सा बढ़ जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि पहले ही कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी लार्ज है, 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। और ये जो टॉ होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टेम्परेचर बढ़ने से रेंडम मोशन बढ़ जाता है, उसकी वजह से टॉ जो है डिक्रीज हो जाता है कंसिडरेबली, और टॉ डिक्रीज हो जाएगा तो तुम्हें पता रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, डिनोमिनेटर में आ रहा है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों बढ़ जाएंगे। तो ये कारण है रेजिस्टेंस बढ़ने का, रेजिस्टिविटी बढ़ने का, या कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के घटने का। तो तुमसे एग्जाम में जो भी पूछा जाए उसी फॉर्मेट में तुम्हें आंसर लिखना है। तुमसे पूछते कंडक्टेंस का क्या होगा, तो तुम बोलोगे कंडक्टेंस विल डिक्रीज, ये नहीं कि तुम लिखोगे रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, नंबर नहीं मिलेंगे। जो पूछा है वो नहीं बताया तो नंबर नहीं मिलेंगे। तुमने बताया सही है रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, और पूछा तुमसे कंडक्टेंस के बारे में, तो ऐसी सिचुएशन में नंबर नहीं मिलेंगे। तुमसे पूछा राम कहाँ है, तुम बता रहे हो शाम जो है रसोई में नमकीन खा रहा है, तो सही बात हो सकती हो सकता है शाम रसोई में जाके नमकीन खा रहा हो, पर तुमसे पूछा गया है राम के बारे में। और इसमें ग्राफ भी पूछा जाता है, तो ग्राफ बनाकर वेरिएशन शो करना आना चाहिए। जैसे तुमसे पूछते हैं सिल्वर है, तो तुम्हें प्रिडिक्ट करना होगा सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर, इवन सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिल्वर के लिए बताओ कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगी, तो टेम्परेचर के साथ घटेगी कि बढ़ेगी, वास्तव में घटती है, और इसके लिए वेरिएशन इस तरह से आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम दिखाना। तो पेज पे ऊपर नोट कर लो एनसीईआरटी पेज नंबर 104 104, यहाँ से तुम्हें ग्राफ प्रिपेयर करने, 3 ग्राफ है वो प्रिपेयर करने। सेकेंड हम बात करते हैं सेमी कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के बाद सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स के लिए अल्फा होता है नेगेटिव। अल्फा नेगेटिव होने का मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका रेजिस्टेंस घट जाता है,
क्यों घट जाता है, उसका कारण इन्वेस्टिगेट करने पे पता चलता है कि सेमीकंडक्टर्स में जो N है टेम्परेचर बढ़ाने पर कंसिडरेबली इंक्रीज हो जाता है। सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरी करने के लिए ना केवल इलेक्ट्रॉन होल्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स दोनों बढ़ जाते हैं, कंसिडरेबली बढ़ जाते हैं। रूम टेम्परेचर पे तो बहुत कम होते हैं, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाते हैं तो ये काफ़ी बढ़ जाते हैं। और क्योंकि उसमें खाली जगह बहुत थी, टॉप थोड़ा सा डिक्रीज होता है, टॉप पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, एन पर ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो टॉप थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, एन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, एन आ रहा है न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में, कहाँ आ रहा है, दोनों डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो डिनोमिनेटर में आ रहा है रॉ की एक्सप्रेशन है, तो रॉ विल डिक्रीज। तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों घट जाते हैं। इसके लिए ग्राफ पूछते हैं, तो ग्राफ किसी सेमीकंडक्टर के लिए उसकी रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ लोगे तो वैसे आएगा जैसा उसमें कंडक्टिविटी का। थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, सेल वगैरह में जो सॉल्यूशन तुमने डाला वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइट आयंस में डिसोसिएट होकर कंडक्शन करते हैं। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इनके लिए भी अल्फा होता है नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं देन ईटा डिक्रीजेस। व्हाट इज ईटा, 11 में पढ़ा था, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम हो जाती है, विस्कोसिटी कम हो जाती है, गाढ़ापन कम हो जाता है। गाढ़ापन कम हो जाएगा तो आयन का फ्लो इजी हो जाएगा, आयन आसानी से फ्लो होंगे। और अगर आयन आसानी से फ्लो होंगे तो करंट ज़्यादा मिलेगी। करंट ज़्यादा मिलेगी तो वास्तव में इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, या यूँ बोले रेजिस्टेंस कम हो जाता है। सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हो, कम हो जाता है, डिक्रीज हो। प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस क्या है कि गर्मी के दिनों में बैटरी से स्टार्ट होने वाले व्हीकल्स एक बार बटन दबाओ, चाबी घुमाओ, सेल्फ लगाओ, एक बार में स्टार्ट हो जाते हैं। पर सर्दी के दिनों में स्टार्टिंग ट्रबल देते हैं। तो उसका कारण क्या है, सर्दियों में टेम्परेचर कम होने से विस्कोसिटी बढ़ जाती है, विस्कोसिटी बढ़ने से आयन का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा होता है। हाँ बोलो। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एल्कली मटेरियल होता है, तो एल्कलाइन बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट जो भी बीच में भरा है वो पेस्ट की फॉर्म में भी होता है, लिक्विड की फॉर्म में भी होता है, तो वो है इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट एसिड यूज़ कर रहे हैं या बेस यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। तो कुछ बेस यूज़ कर रहे हैं तो एल्कली हो गया, एल्कलाइन हो गया। एसिड यूज़ करेंगे तो एसिडिक होगा। डाइल्यूट H2SO4 भी इलेक्ट्रोलाइट है, और KOH वो भी इलेक्ट्रोलाइट है। चौथा जो सब्सटेंस वो एलॉयज की बात करें। एलॉयज आर मिक्सचर्स ऑफ मेटल, जैसे ब्रास पीतल मिक्सचर है किसका, कॉपर एंड जिंक, तांबे और जस्ते का, किसी भी रेशो में मिला सकते हैं। इनके लिए जो अल्फा होता है, होता तो पॉजिटिव है बट इट इज नेग्लिजिबल, यानी नहीं के बराबर असर होता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तब जाकर इनका रेजिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ता है। उसका कारण क्या है कि जब हम ये मेटल का मिक्सचर बनाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन कहने के लिए फ्री होता है, कंडक्टर की तरह एग्जैक्टली बिल्कुल फ्री नहीं होता। देयर आर बाउंड्रीज, क्रिस्टल डिफेक्ट्स जो इलेक्ट्रॉन के मोशन को लिमिट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के मोशन को लिमिट करने की वजह से अब जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्री होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन जैसा बिहेवियर नहीं करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। टेम्परेचर बढ़ाने का इनकी रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पर 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, तो जहाँ पर भी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स बनानी है वो हम इसकी बनाएंगे, एलॉयज। तो मैं सीधा आंसर लिखा रहा हूँ तुमको, 2 नंबर में इसकी डिटेल आ जाएगी। उस क्वेश्चन में पूछा जाता है तो तुम लिखोगे वी यूज़ एलॉयज। 3 नाम एलॉय के याद करने तुमको। वी यूज एलॉयज सच एज नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन,
कांस्टेंट लिखो, लास्ट में एन लगा दो, कांस्टेंटन कॉमा। कांस्टेंटन को यूरेका भी बोलते हैं, यूरेका कांस्टेंटन बोथ आर सेम। नाइक्रोम कांस्टेंटन, मैंगनीन, मैंगनीज का एलॉय है मैंगनीन, MANGANIN, मैंगनीन एक्सेट्रा, इनका इस्तेमाल हम करते हैं एक्सेट्रा किस काम में? टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स, एक्सेट्रा टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स। क्यों? बिकॉज their resistance remains almost unaffected, from temperature changes, क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर चेंजेस का असर नहीं के बराबर पड़ता है। बिकॉज देयर रेजिस्टेंस रिमेन अनअफेक्टेड फ्रॉम टेम्परेचर चेंजेस। एग्जाम्पल के लिए तुम बैठकर टीवी देख रहे हो, तुम्हें पिक्चर देखनी है, 2.5 घंटे की पिक्चर है, 1.5-2 घंटे में टीवी गर्म हो गया और रेजिस्टेंस चेंज हो जाए उसमें लगे हुए। अगर रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी तो क्या सेम साउंड क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी मिलेगी? तो ये डिजायरेबल नहीं है कि रेजिस्टेंस चेंज हो जाए। तो रेजिस्टेंस ऐसा बनना चाहिए जो टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो, इसलिए हम एलॉयस का इस्तेमाल करते हैं। लेबोरेटरी में जो रियोस्टेट में रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस है, उसमें इन्हीं वायर्स को लपेट कर बनाया गया है, तो उनको बोलते हैं वायर बाउंड रेजिस्टेंस। पांचवा इंसुलेटर। इंसुलेटर के लिए अल्फा होता तो नेगेटिव है बट ऑलमोस्ट 0 होता है, ऑलमोस्ट 0। यानी इंसुलेटर के रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी पर कोई असर नहीं होगा टेम्परेचर का। ये स्पंज इंसुलेटर में इसको जला भी दूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ऑलमोस्ट नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, पर वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए इनसफिशिएंट है। हम यूँ कह सकते हैं कि इंसुलेटर का जब डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, खाली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुमने पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो ये हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़ी, जिसमें तुमने इससे हम बनाते हैं वायर बाउंड रेजिस्टेंस, जैसे कि रियोस्टेट का रेजिस्टेंस। तो रियोस्टेट में तुम अंदाजा लगा सकते हो जितना तार लिपटा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस की ट्यूब पर, उस तार का रेजिस्टेंस 50 ओम, 100 ओम, 150 ओम, 200 ओम तक होता है, अराउंड 200 ओम। पर अगर मैं एक रेडियो ट्रांजिस्टर कुछ बनाना चाहता हूँ, टेलीफोन बनाना चाहता हूँ, तो कॉमनली मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसमें जो रेजिस्टेंस मुझे चाहिए वो चाहिए 1 किलो ओम, 1 मेगा ओम, इस ऑर्डर का 1000 ओम। तो अगर 1000 ओम का रेजिस्टेंस या 10⁶ ओम का रेजिस्टेंस बनाने के लिए मैं तार लपेटूंगा तो कितना सारा तार लपेटना पड़ेगा। एक तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, एक उस डिवाइस में जिसमें हम लगाएंगे खाली एक रेजिस्टेंस नहीं लगाना है, ऐसे 10-15 रेजिस्टेंस लगाने पड़ेंगे, तो उस डिवाइस का वजन बढ़ जाएगा, उसका साइज बढ़ जाएगा। यानी ये जो वायर बाउंड रेजिस्टेंस है ये प्रैक्टिकली स्मॉल रेजिस्टेंस जहाँ पर चाहिए, कुछ इसकी लिमिटेड एप्लीकेशन है, हर जगह इनको नहीं लगा सकते हैं। जहाँ पे लार्ज रेजिस्टेंस चाहिए और रिक्वायरमेंट ये कि मिनिएचराइजेशन, साइज छोटा होना चाहिए, वहाँ पर वायर बाउंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सॉल्यूशन क्या निकाला हमने? वहाँ पर रेजिस्टेंस लगाने के लिए हमने कार्बन फिल्म के रेजिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। हमें पता चला कि कार्बन की अगर पतली सी फिल्म ली जाए तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, किलो ओम में, मेगा ओम। तो हमने क्या किया, उस पतली सी फिल्म को चीनी मिट्टी के घोल में सुरक्षित कर दिया, ऊपर कोटिंग कर दी सिरेमिक, साइड से 2 कनेक्टर लगा दिए टिन वायर जो उस कार्बन फिल्म के कांटेक्ट में रहेंगे। अब ये एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस बन गया जिसको बोलते हैं कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस। इस कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस को हम पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, या वो जो प्लेट है जो सर्किट में होती है, इस पर सोल्डर कर देते हैं। तो जब भी हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस छोटी जगह में चाहिए होता है, कॉम्पैक्ट चाहिए होता है, हम यूज़ करते हैं कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस। अब कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस जब बनाया वो इतना छोटा है, उसके साथ एक प्रॉब्लम और आई कि अगर इसकी वैल्यू को इस पर मार्क किया जाए
तो पढ़ना मुश्किल होगा। मान लो लेंस से पढ़ भी लो तो हैंडलिंग के दौरान कहीं से कोई अक्षर मिट गया तो प्रॉब्लम आएगी। और जो रेजिस्टेंस सोल्डर्ड है पीसीबी पे ऑलरेडी लगा हुआ है और उसमें वैल्यू नीचे की तरफ छपी हुई है, मान लो लगाने में नीचे की तरफ है, तो हम नहीं पढ़ सकते। तो इन प्रॉब्लम को काउंटरएक्ट करने के लिए एक दूसरा सिस्टम डेवलप किया गया। बजाय वैल्यू लिखने के इस पर मार्क कर दी गई कुछ कलर्ड रिंग्स। तो वो कलर्ड रिंग्स में जो कलर का सीक्वेंस होता है उसको कोडेड कर दिया गया, उसकी डी कोडिंग करके हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इस पर तुम्हारे प्रैक्टिकल में एक्टिविटी भी है कि तुम्हें कलर कोड डी कोड करके वैल्यू निकाल के फिर उसको वेरीफाई करना मल्टीमीटर से नाप के। मल्टीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसा नाम है वैसे ही होता है। इससे तुम वोल्टेज नाप सकते हो, करंट नाप सकते हो, रेजिस्टेंस नाप सकते हो, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। तो मल्टीमीटर से तुम रेजिस्टेंस नापते हो और कलर कोड से जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो भी उतना ही आना चाहिए, इससे वेरीफाई करते हो। तो हमें वो मेथड सीखना है, कोडिंग एंड डी कोडिंग। तो नेक्स्ट आर्टिकल हेडिंग कलर कोडिंग फॉर कार्बन फिल्म रेजिस्टेंसेस। आज सीखोगे, यहाँ पे जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा तुमको। क्या काम आएगा? 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है वो तो थ्योरी में, जेई एडवांस में सिलेबस में नहीं है, मेंस में है, बोर्ड में है। उसके अलावा जब भी तुम्हें कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाना है, प्रैक्टिकल करना, प्रोजेक्ट बनाने होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाना है, जैसे क्लैप स्विच बनाना है, वाटर लेवल इंडिकेटर बनाना है, फायर अलार्म, रेन अलार्म, बर्गलर अलार्म कि वो जो लाइट बीम जा रही है जैसे पिक्चर में देखते हो, ऑब्स्ट्रक्ट हुई, सायरन बच गया। तो इस तरह का कोई भी डिवाइस बनाना है तो उस सर्किट में ये रेजिस्टेंस लगेंगे और रेजिस्टेंस की पहचान करना तुमको आना चाहिए। तो ये सीखेंगे हम। तो कलर कोडिंग फॉर कार्बन फिल्म रेजिस्टेंसेस, इसमें डैश लगा के लिखोगे। दी मैन्युफैक्चरर यानी निर्माता, बनाने वाला जो बना रहे हैं, द मैन्युफैक्चरर मार्क, निशान लगा देता है, मार्क द कार्बन फिल्म रेजिस्टेंसेस, कार्बन फिल्म रेजिस्टेंसेस पर निशान लगा देता है। द मैन्युफैक्चरर मार्क द कार्बन फिल्म रेजिस्टेंसेस विद certain colored rings, with certain colored rings in order to identify their values। तो उनकी वैल्यूज पता लगाने के लिए निशान लगाते हैं, in order to identify their values। First up, the corresponding coding and decoding system, the corresponding coding and decoding system is as described below, डैश लगा दो। कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस को लैब में जाकर देख सकते हो, फिजिक्स लैब में डिस्प्ले में है। ये ऐसा दिखता है दिखने में। ये तो कॉन्टेक्टेड टिन वायर्स, यहाँ पर कुछ रिंग्स मार्क्ड होती हैं इसकी सिरेमिक बॉडी पर, जिनमें से 3 रिंग इक्विडिस्टेंट होती है बराबर दूरी पर, चौथी रिंग थोड़ा सा दूर होती है, जिससे हमें ये पहचान करने में मदद मिलती है कि हमें काउंटिंग किधर से करनी, किसको फर्स्ट रिंग मानेंगे, किस एंड से चालू करेंगे काउंटिंग। तो जिधर 3 रिंग्स इक्विडिस्टेंट होती हैं, जिसमें से पहली रिंग कभी भी गोल्डन या सिल्वर नहीं हो सकती, गोल्डन सिल्वर चौथी रिंग हो सकती है। तो यहाँ से हम काउंटिंग शुरू करते हैं। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये हो गई फोर्थ, ये 4 रिंग हो गई। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाती है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। मान लो अगर ये जो रेजिस्टेंस है, सपोज इसकी वैल्यू है 25 किलो ओम, यानी 25 इंटू 10⁻³ ओम। तो जो कोडिंग होगी वो किस तरह से होगी कि इसकी वैल्यू की जो फर्स्ट डिजिट है यानी 2, फर्स्ट रिंग के कलर का कोड होगा 2, यानी फर्स्ट रिंग के कलर का कोड हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू की फर्स्ट डिजिट देगा। सेकंड रिंग के कलर का कोड रेजिस्टेंस की वैल्यू की सेकंड डिजिट देगा, यानी सेकंड रिंग के कलर का कोड होगा 5। थर्ड रिंग के कलर का कोड हमें मल्टीप्लायर देगा कि 10 की कितनी पावर से मल्टीप्लाई करना है। ये सिचुएशन होगी।
कि 10 की कितनी पावर से तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तब ये वैल्यू मिलेगी। तो जैसे 10 की पावर 3 आ रहा है तो थर्ड रिंग के कलर का कोड होगा 3। जो फोर्थ रिंग है उसके कलर का कोड हमें बताएगा टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब ये रेजिस्टेंस जो भी है वो किस रेंज में वेरी कर सकता है। वेरी क्यों करेगा? जब हमने इसे बनाया, जिन सिचुएशन में बनाया, जिन सिचुएशन में यूज कर रहे हैं, दे में डिफर, इट में वेरी। और दूसरा एक कारण और है, मेजर रीजन ये है कि क्या हम इसको बनाने के बाद इसका जो मेजरमेंट करेंगे तो 100% एक्यूरेटली नाप सकते हैं? वी कांट मेजर इट विद 100% एक्यूरेसी। नापने में कुछ ना कुछ तो गलती होना स्वाभाविक है। एरर एनालिसिस में तुम पढ़ते हो इस फैक्ट को। जैसे इस चौक को मैंने अगर नापा स्केल से, तो जिस स्केल से मैं नाप रहा हूँ उसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, मिनिमम 1 मिलीमीटर नाप सकता है। तो क्या मैं उस स्केल से, मान लो इसकी लंबाई है 3.55 सेंटीमीटर, तो 3.55 नाप सकता हूँ क्या? 3.5 तक नाप सकता हूँ, उसके बाद नहीं नाप सकता। तो ऐसे सिचुएशन में नापने में कुछ गलती होगी। वो इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी पर या उसके प्रिसीजन पर डिपेंड करेगा। तो किस तरह का एरर होगा, जो भी एरर होगा हम उसको एक्सप्रेस करेंगे। मान लो इसकी लेंथ को मुझे एक्सप्रेस करना है, अब जिस इंस्ट्रूमेंट से नाप रहा हूँ उसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, तो मैं एक्सप्रेस करूँगा 3.5 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। तो प्लस माइनस 0.05 को अगर मैं परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दूँ तो ये टर्म आ जाएगी। तो अगर कोई रेजिस्टेंस हमने बनाया, 100 ओम का रेजिस्टेंस बनाया, पर हम श्योर नहीं है कि हम 100% एक्यूरेसी के साथ उसको नाप पाए कि नहीं नाप पाए। हो सकता है कि उसका रेजिस्टेंस 98 हो सकता है 96 हो सकता है 104 हो। तो जो वेरिएशन की लिमिट है वो है प्लस माइनस 5%। तो हम साथ में एक्सप्रेस करेंगे प्लस माइनस 5%। उसका मतलब होगा कि रेजिस्टेंस तो 100 ओम का है और उसकी वैल्यू 95 से लेकर 105 ओम के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो हम जहाँ पर भी लगाएं हमें ध्यान रखें कि वहाँ पर इतनी टॉलरेंस होनी चाहिए। अगर एग्जैक्टली 100 ओम का चाहिए तो फिर हम उस रेजिस्टेंस को नहीं लगा सकते, फिर हमें हायर टॉलरेंस वाला रेजिस्टेंस ढूंढना हो। और इसमें जो कोडिंग सिस्टम है उसके लिए हमने कुछ कोड डिटरमाइन किए, जैसे 0 से लेकर 9 तक। तो तुम एक टेबल बना सकते हो कोड और उसकी कोरस्पॉन्डिंग कलर। तो कोड में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद -1 एंड -2 किसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा कलर आएगा वो सीक्वेंस याद रखने के लिए हमने म्यूमोनिक डिज़ाइन किया है। वो एक सेंटेंस याद रख सकते हो कि कौन से कोड का कौन सा कलर सीक्वेंस क्या होगा। तो सेंटेंस है, जितने भी कैपिटल लेटर आ रहे हैं सबसे एक एक कलर बनता जाएगा। BB रॉय ऑफ ग्रीडी, लालची, ब्रिटेन ने अपने नाम के आगे ज़बरदस्ती ग्रेड लगा लिया। ग्रेटनेस का कोई काम किया नहीं ब्रिटेन ने, पूरी दुनिया को लूटा, 200 साल तक भारत को लूटा, हर जगह उपनिवेश बसाए। दक्षिण अफ्रीका को आज भी लूट रहा है। दक्षिण अफ्रीका में जितनी भी हीरे की खाने हैं ब्रिटेन का कब्जा है मैक्सिमम पर। वहाँ के लोकल लोगों को कुछ नहीं मिलता, जो भी हीरे निकलते सब ब्रिटेन ले जाते। तो ग्रीडी, बहुत लालची, हैज़ ए वेरी गुड वुल्फ। पहले जो था ये था वाइफ, पर इसको मैंने 1997 में कन्वर्ट कर दिया था। ये कन्वर्जन 1997 में किया था। जो लोग लूटते खसोटते हैं उनको अच्छी पत्नियां नहीं मिलती, उनके पास होते हैं इस काम को अंजाम देने के लिए अच्छे भेड़िए, गुड वुल्फ। इनके पास काफ़ी सोना चांदी इकट्ठा हो जाता है। वियरिंग गोल्डन बेल्ट, सोना ज़्यादा होता है चांदी कम। गोल्डन बेल्ट विथ सिल्वर बटन्स। तो ये सेंटेंस है जिससे सारे कलर्स का सीक्वेंस हमें मिल जाएगा। सीक्वेंस लिखते वक्त कुछ बातें ध्यान रखनी होगी। बच्चों से गलती होती है, वो ब्लैक को भूल जाते हैं, जबकि यहाँ पे स्टार्टिंग ही ब्लैक से होगी। अगर ब्लैक को भूल जाओगे तो बाकी सारा सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो स्टार्टिंग होगी ब्लैक से। दूसरा फैक्ट याद रखना है, एक जैसे कलर पास पास आएंगे। तो ब्लैक से मिलता जुलता होता है ब्राउन। तो फर्स्ट टाइम जो बी आया वो ब्लैक के लिए, सेकेंड टाइम जो बी आ रहा है इट इज़ फॉर ब्राउन। तो ब्लैक के बाद आएगा ब्राउन।
अब इसके बाद इंद्रधनुष चालू हो जाएगा। प्राइमरी रेनबो में जो कलर्स का सीक्वेंस होता है रेड टू वॉयलेट, या हम बोले प्रिज्म से डिस्पर्शन जब होता है तो उसमें भी कलर्स का सीक्वेंस होता है रेड टू वॉयलेट, विबग्योर का रिवर्स सीक्वेंस। बस 7 की जगह 6 कलर्स यहाँ पे आएंगे। इंडिगो इज एब्सेंट, तो R से रेड, O से ऑरेंज, Y से येलो, GREE से ग्रीन, देन ब्लू 6 के करस्पॉन्डिंग, फिर वॉयलेट 7 के करस्पॉन्डिंग। यहाँ इंद्रधनुष पूरा हो गया। फिर से एक जैसे कलर साथ साथ, G से ग्रे, W से वाइट। और वाइट के बाद ये जो गोल्डन है और सिल्वर, गोल्डन के करस्पॉन्डिंग -1, सिल्वर के करस्पॉन्डिंग -2। कंफ्यूजन हो जाए कभी तो तुम ऐसे सोच लो, सोना और चांदी तुम्हें दोनों मिले तो क्या लेना पसंद करोगे? पहले सोना, बाद में चांदी। गोल्डन पहले, सिल्वर बाद में। और वैसे भी तुम्हें सोना बहुत पसंद है, जब भी पढ़ाई की बात होती है तुमको नींद आने लगती है, तो गोल्डन पहले आएगा, सोना पहले और चांदी बाद में। पर लास्ट के इन दो के लिए तुम्हें याद रखना, तुम्हें पता है रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव में हो नहीं सकती, नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो फर्स्ट या सेकेंड रिंग में गोल्डन या सिल्वर नहीं मिलेगा कभी भी। तो ये किसके लिए? ये पावर के लिए, मल्टीप्लायर के लिए, 10 की पावर के लिए। तो दीज आर रिजर्व्ड ओनली फॉर थर्ड रिंग। थर्ड रिंग बाकी कलर की भी हो सकती है, पर इस कलर की सिर्फ थर्ड या फोर्थ रिंग जिसमें टॉलरेंस देखेंगे हो सकती है फॉर थर्ड रिंग। जो बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस होते हैं उनके लिए -1 -2 आता है मल्टीप्लायर, जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल मिलती है। चौथी रिंग की अगर बात करें जिससे हमें टॉलरेंस मिल रही है, फोर्थ रिंग, ये हमको दे रही है टॉलरेंस। जैसे पंखे का कैपेसिटर भी अगर तुम निकाल कर देखोगे, इस पे लिखा रहेगा 3.15 माइक्रोफैरेड ±5%, ±5% ये बता रहा है कि उसकी वैल्यू में वेरिएशन पॉसिबल। तो चौथे रिंग अगर गोल्डन है तो ये जो टॉलरेंस होती है ±5% ये वेरिएशन होगा। सिल्वर है तो ±10%, वेरिएशन ज़्यादा है, रेजिस्टेंस घटिया है, जितना ज़्यादा वेरिएशन रिलायबिलिटी उतनी कम। हम तो चाहते हैं वेरी ना करें। टेक्नोलॉजी अभी बहुत आगे चली गई है, बहुत कम टॉलरेंस वाले रेजिस्टेंस आजकल मैन्युफैक्चर होते हैं। तुम्हारे मोबाइल फ़ोन में जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो तो ऐसे हैं, पैच होते हैं, टैबलेट फॉर्म में होते हैं, साइड में ये कनेक्टर होते हैं, इनकी वैल्यूज पे लिखी होती है और इनकी टॉलरेंस काफ़ी कम होती है, बहुत एक्यूरेसी के साथ मैन्युफैक्चर किया जाता है, नापा भी जाता है। फिर कई बार 3 ही रिंग होती है, चौथी रिंग होती नहीं, नो रिंग। तो अगर चौथी रिंग नहीं है तो टॉलरेंस ±20%। इनकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर चुके हैं, पुराने किसी अप्लायंस में लगा हुआ मिलेगा तो मिलेगा। सबसे घटिया रेजिस्टेंस ±20%। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, जो आदमी जुबान का पक्का नहीं होता है, रिलायबिलिटी उसकी कम होती है। मान लो कह कुछ रहा है, करेगा कुछ, होगा कुछ, तो रिलायबिलिटी कम है। रिलायबिलिटी कम है तो उसकी वर्थ कम हो जाती है। तो सिमिलरली रेजिस्टेंस में भी वेरिएशन कम तो रिलायबिलिटी ज़्यादा। तो इसको 2 तरह से सवाल इस पे बनते हैं, तुमसे पूछा जाता है। पहली तरह का सवाल, कलर्स का सीक्वेंस तुम्हें दे दिया जाता है। मान लो फर्स्ट रिंग है रेड, सेकेंड रिंग है येलो, थर्ड रिंग है ऑरेंज सपोज, और चौथी रिंग है गोल्डन। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है शुरू के तीनों रेड हो, तीनों ऑरेंज हो, सब कुछ पॉसिबल है। तो तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो तुमने रेड का कोड देखा 2, तो फर्स्ट डिजिट 2, फिर तुमने येलो का कोड देखा 4, सेकेंड डिजिट इज 4, फिर तुमने कोड देखा ऑरेंज का 3, 10 की पावर 3 ±, गोल्डन टॉलरेंस 5%। ज़्यादातर रेजिस्टेंस को जो किलो ओम मेगा ओम के पास होते हैं उसको किलो ओम मेगा ओम एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको मैं एक्सप्रेस करूँगा क्योंकि 10 की पावर 3 किलो बन गया। अगर ये येलो होती तो 10 की पावर 4, मैं 0 इधर लगा देता, 240 किलो ओम बोलता। अभी बोलूँगा 24 किलो ±, के छोटा रहेगा, स्मॉल 5%।
तो पहली तरह का क्वेश्चन तो ये आता है कि कलर्स का सीक्वेंस हमें पता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना। दूसरी तरह का क्वेश्चन रिवर्स, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देते हैं, कलर्स का सीक्वेंस निकालना। फॉर एग्जांपल तुम्हें रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी R इक्वल टू 100 ओम प्लस माइनस 10%। बताओ कलर्स का सीक्वेंस क्या होगा। तो इसमें प्रोसेसिंग हम ऐसे करते हैं कि शुरू की 2 डिजिट बाकी सब 10 की पावर में इस तरह से लिख देते हैं। मान लो 250 किलो ओम होता तो 250 किलो ओम होता तो 25 इंटू 10 की पावर 4 ऐसे में लिखते हैं। तो अब तुम्हें क्लियर है कि 1 के कोरिस्पॉन्डिंग ब्राउन, 0 के कोरिस्पॉन्डिंग ब्लैक, और फिर ये जो बनाया फिर से ब्राउन और साथ में सिल्वर 10%। तो इस तरह से कलर का सीक्वेंस डिटरमाइन करना है। अभी बोर्ड में जो क्वेश्चन आया रिसेंटली उसमें इन्होंने फ्यूजन कर दिया। पहले तुमसे आइडेंटिफाई करवाया किस वैल्यू का रेजिस्टेंस है, आइडेंटिफाई करवाने के बाद उसको लगा दिया सर्किट में, बैटरी से जोड़ दिया, फिर पूछा करंट बताओ कितनी फ्लो होगी। तो पहले रेजिस्टेंस निकालोगे, रेजिस्टेंस निकालकर वोल्टेज को डिवाइड कर दोगे रेजिस्टेंस तो करंट मिल जाएगी। इसमें कई बार कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है। मान लो तुमसे बोले 102 ओम के लिए कलर बोर्ड बनाओ, 102 ओम, तो वास्तव में 102 ओम का रेजिस्टेंस हम मैन्युफैक्चर ही नहीं करते, क्योंकि जब 102 ओम लगाना है वहाँ 100 ओम लगाएंगे, काम चलेगा कैसे। ये जो 100 ओम है अगर प्लस माइनस 5% भी टॉलरेंस होगी तो 95 से लेकर 105 तक वेरी करेगा। तो अगर 102 ओम का कलर कोड पूछूंगा मैं तो तुम ये लिख दोगे ब्राउन ब्लैक ब्राउन गोल्डन, वो भी 102 ओम कवर हो रहा है उसमें। तो ये कुछ एक्सरसाइज हमने की, आज का लेक्चर खत्म। सिरेमिक उसको ड्यूरेबल करने के लिए सिरेमिक की कोटिंग कर देते हैं, ड्यूरेबिलिटी काफ़ी होती है, रफ हैंडलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेफ हो जाता है।